नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं मेरे दर्शकों का मैं ध्रुव जानी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और कानून हमें देखना है, एक और उपाख्यान के जरिए जिसका जो टाइटल है आपको दृश्यमान है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यानी कि जो भगोड़े आर्थिक अपराधी है उन्हें भारत से बाहर जाने में जो एक प्रतिबंध लगाता हुआ यह कानून है। सरकार को एक बहुत ही उपयोगी कानून है, क्योंकि 1990 से 2000 के दशक में जो कानूनी जो आर्थिक अपराधी थे वे भारत से पलायन कर गए, क्योंकि देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम। किसी भी किस्म का कोई फ्रेमवर्क नहीं था, ठोस फ्रेमवर्क जो कि ऐसे स्कैमस्टर्स को जो है रोक सके भारत से बाहर जाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इन लूपहोल्स का इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स भारत से पलायन कर गए। तो अब इन सबको रोकने के लिए यहाँ एक ठोस कानून, एक ठोस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क 2018 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लाया गया था, जो आपके सामने दृश्यमान है। यह विशेष श्रृंखला का आज 64वां लेक्चर है। अलग अलग उपाख्यानों में अलग अलग कानूनों की हम लोग यहाँ बात करते हैं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आपके सामने रखते हैं, मगर इसकी जो यूटिलिटी है यह सीरीज की, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्योंकि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए तो ये उपयोगी है ही है, मगर अन्य जो न्यायिक संबंधी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको भी यहाँ चीज़ों को जो है जानने मिलेगा, चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। साथ ही में एक सामान्य समझ को, एक परसेप्शन को बनाने के लिए भी यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात रही यूट्यूब की, मगर अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट तो आप हमारी वेबसाइट growthmodeeducation.com आज ही विजिट कीजिए, उसकी आज ही मुलाकात लीजिए और परीक्षा संबंधी परिचय एवं संसाधनों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप वहां भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्लॉग्स फॉर्म में रिसर्च कंटेंट वहां से रीड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ें तो स्टैटिक है, मगर यहाँ स्टैटिक के अलावा करंट अफेयर्स भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करेंगे आज की मूल बात, जिसमें सबसे प्रथम कवर की चर्चा करेंगे। जैसे टाइटल तो आपको दृश्यमान ही है, सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे। जिस मोडस ऑपरेंडी से इस श्रृंखला में देखते आए हैं, वो जो हायरार्की है वो है इंट्रोडक्शन, फिर बाद में बैकग्राउंड, फिर ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और क्रिटिसिज्म एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यह मोडस ऑपरेंडी से ही चीज़ों को देखेंगे। प्लस आज आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो यह पूरी श्रृंखला जिन कानूनों ने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो, आज के भारत को एक प्रकार से स्वरूप दिया हो, उनको समर्पित है। आज अमृत महोत्सव को यह पूरी श्रृंखला हमारी समर्पित है, और यह पुस्तिका के आधारित ये हमारी श्रृंखला है। जो आपको मालूम है, यह पुस्तिका हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है और काफ़ी सारी चीज़ों से कंपेल करके हमारे सामने एक पर्सपेक्टिव रखा गया है, अलग अलग कानूनों को एक पर्सपेक्टिव से देखा गया है। प्लस जीएस पेपर 3 के साथ आज का ये मुद्दा, आज का ये कानून जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्थनीति, अर्थशास्त्र सामान्य अभ्यास के तीसरे प्रश्न पत्र में है। ठीक है, अगर संधि सेवा का हम लोग सिलेबस देखें, करिकुलम देखें तो वहाँ जीएस पेपर 3 के साथ ये इंक्लूडेड है, और ये पुस्तिका का भाग 8वां चल रहा है, जो आपको मालूम होगा। प्लस अगर आपने पूर्व के जो उपाख्यान है, पूर्व के जो लेक्चर्स है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप पहले वो देखिए, फिर बाद में जो है 1 बाय 1 आप कॉन्सिक्वेंस में सारी सीरीज जो है वो देखने का प्रयास कीजिए, तो आप एक बेटर परसेप्शन बना पाएंगे। अब शुरू करेंगे मूल चर्चा। इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि इन लाइट ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग द कंट्री आफ्टर कमिटिंग क्राइम्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्टेड द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, विच इज शॉर्टली नोन एज एफईओ एक्ट। ठीक है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स यानी कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 टू ब्रिंग जस्टिस टू दोज हु ट्राई टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन। यस, जो मुकदमा अपने ऊपर चलने से पहले ही जो भाग जाते हैं, जो पलायन कर जाते हैं, ऐसे आर्थिक अपराधियों को भारत के बाहर की यात्रा निषिद्ध करने के लिए या उसे प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था, ताकि एक प्रकार का जो प्रोसिक्यूशन है वो उन पर चल सके। क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गई होगी, क्योंकि एक बार किसी भी जो है ऐसा डिफॉल्टर ने, ऐसे स्कैमस्टर ने स्कैम किया है, तो फिर बाद में एफआईआर दर्ज होगी,
उसके ऊपर से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं वो अपना काम संभालेगी, तो उसके तहत गिरफ्तारी एवं मुकदमे से भागने के लिए वे लोग पलायन कर जाते हैं। तो ये इसका पहला मुद्दा है जो कहता है कि इन सारी चीज़ों को जो है रोकने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहला जो स्टेटमेंट देखा कि इन लाइट ऑफ ग्रोइंग नंबर्स, वर्ष प्रति वर्ष यह संख्या में वृद्धि आ रही है, ठीक है। तो इस वृद्धि को कम करने के लिए इसको जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से रोकने के लिए यहाँ ये कानूनी व्यवस्था लाई गई। दूसरे बिंदु पर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सिविल एंड क्रिमिनल कोड फेल शॉर्ट इन एड्रेसिंग द इश्यू एंड हेंस दिस एक्ट स्पेसिफिकली ट्राइज टू टैकल दोज शॉर्टकमिंग्स। यस, जो पहले सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों में मिलकर जो दोनों संहिता है, चाहे आप नागरिक संहिता कह लीजिए चाहे आप दंड संहिता कह लीजिए, दोनों मिलकर उनमें जो प्रावधान थे वे भी असफल रहते थे। ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को भारत के बाहर पलायन करने से रोकने में, तो यहाँ ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून लाने की और उसे जो है उसका अनुपालन करने की कोशिश यहाँ सरकार के द्वारा की गई। तीसरा बिंदु कहता है कि टू टैकल इंस्टेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग द कंट्री एंड अवॉइड पनिशमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक एक्टिव स्टेप टू एंश्योर दैट जस्ट लिविंग द कंट्री डज नॉट एग्जॉस्ट द लीगल रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट सच ऑफेंडर्स। यस, यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि भाई मात्र भाग जाने से, मात्र पलायन कर जाने से आपके ऊपर जो न्यायिक ऑब्लिगेशन है वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। आपको जो है वो न्यायिक ऑब्लिगेशंस के जवाब देने पड़ेंगे। तो यही सुनिश्चित यहाँ सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। इस हेतु से यहाँ ये कानून जो है वो लाया गया, इसे पारित करवाया गया। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो दो बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि लास्ट डिकेड have seen a rise in number of cases of bank scams, चिट फंड स्कैम्स, नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ जो बैंक स्कैम्स और जो नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन्स है वो लगभग अलग है, मगर अगर हम उसमें वर्टिकल डाइव लेंगे तो इसमें हम लोग जो है एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ एक दे सकते हैं, मगर यहाँ आज के इस उपाख्यान में ज़रूरी नहीं है। मात्र और मात्र हमें यही समझना है कि जो बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, फोर्जरी हो रही है, कंसीलमेंट हो रहा है, ठीक है, इन्हें रोकने के लिए जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, ठीक है, उन्हें भारत से बाहर ना जाने देना, यही इस कानून का मुख्य कार्य है, मुख्य काम है। और चिट फंड स्कैम्स, यस, आपने सुने होंगे कई सारे ऐसे जो चिट फंड स्कैम्स है भारत में, अलग अलग राज्यों में, गुजरात में भी है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड, बिहार, कई सारी जगह है, ठीक है। तो यहाँ चिट फंड स्कैम्स जैसे स्कैमस्टर्स को भारत से बाहर नहीं निकलने देना, यही उद्देश्य के साथ ये कानून बनाया गया था। अगर बैंक स्कैम्स एंड फ्रॉड की बात करें तो उसके जो है ऊपर मैं आपको कुछ संक्षिप्त माहिती देने का प्रयास करूंगा, जिसके तहत देखिए अगर टाइप्स की बात करें तो कई सारे टाइप्स के बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, जिनमें चीटिंग, कॉन्सिलमेंट, फोर्जरी, ब्रेच ऑफ ट्रस्ट, मिस जो है अप्रोप्रिएशन एंड जो है कई सारे ऐसे अन्य है इत्यादि। तो ये सारे इसके टाइप्स है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इट वाज मैक्सिमम इन द ईयर 1993-1994, ठीक है। इस वर्ष में, इस दशक के 1990 से जो है 2000 के दशक के सबसे ज्यादा बैंक स्कैम्स हुए थे, सबसे ज्यादा बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया था। प्लस ईयर 1999, दिस इज द ईयर विच विटनेस्ड मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ केसेस है, मामलों की संख्या है, और यहाँ वॉल्यूम है कि कितने रुपए का घोटाला हुआ था। और तकरीबन यहाँ अगर घोटाले की बात करें तो एक ही वर्ष में 1999 के वर्ष में लगभग बैंकों के 606 करोड़ रुपए इन आर्थिक अपराधियों ने डुबा दिए थे। तो यह सारे कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया, इसे पारित करने की का भी प्रयास किया गया। साथ ही अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो विजय माल्या, नीरव मोदी, दे आर इनफेमस एग्जांपल्स, यानी कि बहुत ही प्रख्यात है, प्रचलित है। प्लस दूसरे भी कई सारे हैं, जैसे पंजाब में मंजीत सिंह है, जिनके खिलाफ 404 करोड़ रुपए की फोर्जरी का जो है इल्जाम लगा था, जो कि डायरेक्टर थे पंजाब बासमती राइस लिमिटेड के। प्लस रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड करके कंपनी है, जिनके दो डायरेक्टर्स के ऊपर या उनके खिलाफ ऐसा जो है दावा किया गया, ऐसा एलिगेशंस लगाया गया। तो कई सारे मामले हैं,
ठीक है। मगर यहाँ होता क्या है कि अगर एक बार मामला दर्ज हो जाए तो फिर बाद में ये जो ऑफेंडर्स है वो लूपहोल किसी भी तरह से ढूंढ के भारत के बाहर पलायन कर जाता है, और ऐसे देश में पलायन कर जाते हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन ना हो, किसी भी किस्म की ट्रीटी ना हो, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल, ठीक है, किसी भी किस्म का एग्रीमेंट ना हो। तो ऐसे देशों को वे ढूंढ कर वहाँ अपना जो है सेफ हाउस सेफ हेवन बनाते हैं। तो ये बैंक स्कैम्स और फ्रॉड की बात है। चिट फंड्स की बात करें तो चिट फंड एक, आप समझ लीजिए कि एक दे एक्ट लाइक ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है। वे अलग अलग रिटेल जो है कस्टमर्स की जो सेविंग्स होती है छोटी छोटी, उनको इकट्ठा करते हैं और माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। मगर अगर स्कैम की बात करें, चिट फंड स्कैम की, तो पैसा इकट्ठा करना और पलायन कर जाना, वापस देने से मना कर देना, तो उसे चिट फंड स्कैम कहते हैं। कई सारे उनके भी एग्जाम्पल, जिनमें श्रद्धा ग्रुप ऑफ कंपनीज वेस्ट बंगाल का यह एक बहुत ही फेमस मामला है। फिर उसके बाद थयागम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड जो कि केरला में है, और मजीरा चिट फंड कंपनी जो कि झारखंड में है। तो इनके खिलाफ एंड मेनी मोर, इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, सारों की चर्चा यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, और इन सारों के द्वारा चिट फंड फ्रॉड किया गया है। प्लस चिट फंड जो है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे प्रथम बार किसी ब्रिटिश अफसर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, उनके जो है मित्र मंडल में। फिर बाद में इसका व्याप बढ़ता गया, और आज इसकी प्रैक्टिस भारत समेत भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देशों में होती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चिट फंड का मामला है। नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन की बात करें तो उसमें हम लोग दो वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों को चुना लगना, एक तो जो निजी क्षेत्र के बैंकों हैं उनको पैसे वापस नहीं देना, ठीक है। जिनमें हम पब्लिक जो है सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और वो कुछ इस प्रकार है। सबसे प्रथम है पंजाब नेशनल बैंक का जो है डेटर है, जो कि सबसे बड़ा है, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, और उसकी आउटस्टैंडिंग समथिंग 4644 करोड़ है। फिर एसबीआई का एक डिफॉल्ट है कस्टमर एबीजी शिपयार्ड। फिर ऐसा ही रई एग्रो जो कि यूको बैंक का है, रुचि सोई इंडस्ट्रीज अगेन एसबीआई का, गिली इंडिया अगेन पीएनबी, विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी, फिर बाद में कुडोज केमी लिमिटेड, नक्षत्रा ब्रांड्स, बोथ आर द कस्टमर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग आउटस्टैंडिंग ऑफ मोर देन 100 करोड़ रुपीस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जो है एक प्रकार से किया हुआ धोखाधड़ी है, या आप कह सकते हैं कि फोर्जरी या फ्रॉड है, ठीक है। तो इन सारे ऑफेंडर्स को अब देश से नहीं निकलने देने के लिए ये कानून यहाँ लाया गया था। उसके पश्चात दूसरा बिंदु कहता है कि टू एंश्योर दैट दिस केसेस आर नॉट रिपीटेड इन द फ्यूचर एंड टू एंश्योर दैट मनी इज सिक्योर्ड आफ्टर सच स्कैम्स टेक प्लेस, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 2018। यस, तो भविष्य में ऐसे जो है ऐसे गुनाह कम हो, साथ ही में ऐसे अपराधियों का पलायन भी कम हो। तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों बातों को सुनिश्चित करने के लिए ये कानून यहाँ लाया गया था। अब आगे इसके उद्देश्य देखने हैं, जिनमें दो बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है दिस एक्ट टारगेट्स दोज ऑफेंडर्स whom an arrest warrant has been issued for the offense specified in FEO Act। यस, यह कानून के तहत, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून के तहत, अगर एक बार उनके खिलाफ वारंट निकल गया, अरेस्ट वारंट, ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व इज ओवर 100 करोड़, और एफईओ के तहत ऐसे मामलों को ही देखा जाएगा, ऐसे अपराधियों को ही इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाएगा जिनका अपराध 100 करोड़ से अधिक का है। एंड द पर्सन हैज लेफ्ट द कंट्री एंड मेक देमसेल्व्स अनअवेलेबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। यस, अरेस्ट वारंट निकल गया है, 100 करोड़ से अधिक का मामला है, वित्तीय घोटाला है या आर्थिक अपराध है, और मुकदमे के लिए वे हाजिर नहीं है, गिरफ्तारी के लिए वे हाजिर नहीं है। तो ऐसे में उनको जो है फ्यूजिटिव माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू डिक्लेयर सच ऑफेंडर्स एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। यस, तो ऐसे सारे जिन जिन जो है व्यक्तियों में ऐसी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ऐसे सारे व्यक्तियों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स यहाँ इस कानून के द्वारा घोषित किया जा सकता है। टू सेटअप ए स्पेशल कोर्ट, यह दूसरा इसका उद्देश्य है। एक तो उनको फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो है ब्रांड करना सबसे प्रथम, दूसरा स्पेशल कोर्ट, एक विशेष अदालत की स्थापना करना जो मात्र और मात्र यही कानूनों को, यही मामलों को देखे, उनका ही जजमेंट करे।
एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत टू कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ सच ऑफेंडर्स, यस, यानी कि टाँच में लेना, जब्ती करना, एंड टू प्रिवेंट सच ऑफेंडर्स फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग सिविल क्लेम्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, यस। तो ये तो हमें आगे देखना है कि जहाँ जहाँ एफईओ लागू हो गया, यानी कि यह सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, जिनमें सबसे प्रथम आर्थिक अपराध है, 100 करोड़ से अधिक का है, अरेस्ट वारंट जो है उनके खिलाफ निकल गया है, तो और वे प्रोसिक्यूशन के लिए हाजिर नहीं है। तो अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो यहाँ एफईओ जो है वो लागू हो जाएगा। और अगर एक बार एफईओ लागू हो गया, यानी कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट लागू हो गया, देन देयर इज नो चांस दैट पर्टिकुलर एंटिटी कैन फाइल सिविल क्लेम, ठीक है, सिविल क्लेम करना बाधित हो जाएगा उनके द्वारा। ये एफईओ की एक खासियत है जो हमें आगे देखना है। अब हमें इसके मुख्य प्रावधान देखने हैं कि कैसे अलग अलग अध्यायों में यहाँ प्रावधानों को बांटा गया है, जिनमें चैप्टर 1 की बात है। अगर पूरे अध्याय की जनरलाइज बात करें तो 26 सेक्शन में पूरा जो है पूरा कानून है, और इट इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स, यानी कि 3 अध्याय है, विथ चैप्टर 2 बीइंग द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द एक्ट, एज द चैप्टर 3 इज द अबाउट द कॉन्फिस्केटिंग ऑफेंडर्स प्रॉपर्टी। तो ये दो अलग अलग 3 भाग है, जिनमें सबसे प्रथम पहला जो है वो प्रिलिमिनरी है, प्राथमिक है। सबसे प्रथम द फर्स्ट चैप्टर हैज प्रिलिमिनरी डिटेल्स सच एज द टाइटल एंड द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड द डेफिनेशंस। तो ये तो एक स्वाभाविक सा जो प्रावधान है। दूसरा, एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंटेन्ड इन सेक्शन 2 सब क्लोज आई ऑफ द एक्ट इज दैट पर्सन, यानी कि व्यक्ति। द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ह्यूमंस। मगर हमें यह समझना है कि यह पर्सन मात्र और मात्र एंटिटी के लिए है, यहाँ ह्यूमन बींग्स ही होना जरूरी नहीं है। इट कैन बी अगेंस्ट any type of a legal entity as like HUF, company, partnership, firm and so on. A Hindu individual family, a company, a trust, a partnership, a limited liability partnership यानी कि LLP, every artificial jurisdictional person and agency can be brought under the ambit of this act. तो ये एक्ट मात्र और मात्र मानव तक सीमित नहीं है, मगर जो कानूनी एंटिटीज है, जो मान्यताएं है, उनके ऊपर भी लागू होगी। फिर उसके पश्चात देखें तो चैप्टर 2 कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी which are dealt in section 4, 5, 12 and 14 are the most important section of this chapter, as well as this chapter is also most important in the entire act because it is a operating part. फिर सेक्शन 4 डील्स विद द एप्लीकेशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड इट्स प्रोसीजर। तो यहाँ ये किस तरीके से उसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसी लीगल एंटिटी को जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स टैग दिया जाए, उसकी पूरी प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी है। इट ऑल्सो सेज दैट व्हेन अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर अंडर एक्ट डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर बिलीव्स दैट एनी पर्सन इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, देन ही और शी can file an application as per the directions of the special court set up under Prevention of Money Laundering Act 2002। यानी कि यहाँ सुओ मोटो है। यहाँ जो बात हो रही है ये किसी भी अफसर की हो रही है, अधिकारी की हो रही है। तो इस कानून ने जिन अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी दी है जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर उनको लगे कि कोई भी व्यक्ति फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये सारी कंडीशंस हमने जो उपयुक्त चर्चा की वो सारी फुलफिल हो रही है, और अगर उसे लगे तो वो जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ। द एप्लीकेशन मस्ट कंटेन्स द रीजन फॉर सच बिलीफ, एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफेंडर, द लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सच ऑफेंडर एंड a list of other person who may have any interest in the named property. सेक्शन 5 डील्स विद द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यस, तो यहाँ से जब्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर कैन अटैच एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। Section 12 deals with the declaration of fugitive economic offenders property. After an application is made under Section 4, a special court, if convinced, can declare an individual to be a fugitive economic offender. Upon such a declaration, the court may order property of the offender to be identified and confiscated. After inquiry, if the court finds that an individual is not an offender, then under Section 12, subclause 9, it can be released. It can release all the confiscated property. Yes, तो यहाँ एक बार अगर स्पेशल कोर्ट को लगे कि ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन अफसर के द्वारा फाइल की गई है, अगर वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है,
तो उनकी मिलकत जो है वो जब्त की जा सकती है, मगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन अगर कोर्ट उस कंक्लूजन पर आए कि यस द पर्टिकुलर फेलो और एंटिटी इज नॉट एन ऑफेंडर, तो ऐसे में सारी जो जब्त की हुई प्रॉपर्टी है वो उनको तत्काल रिलीज करनी होगी, उनको तत्काल छोड़नी होगी। सेक्शन 14 डील्स विद द पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम्स। यस, जिसका जिक्र मैंने किया था कि भाई अगर एक बार फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीगल एंटिटी घोषित हो जाए तो यह कानून उन व्यक्ति, उन जो है मान्यताओं को, उन एंटिटीज को सिविल क्लेम्स दाखिल करने से बाधित करेगी। उनको सिविल क्लेम्स दाखिल नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वे सिविल क्लेम्स दाखिल करेंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। तो यहाँ ऐसे में उनको बाधित करना है, उनको ऐसा मुकदमा जो है फाइल ही नहीं करने देना है। दिस प्रोविजन टेक्स अवे द पावर ऑफ ए डिक्लेयर्ड ऑफेंडर टू फाइल ए सिविल claim in any court or tribunal in India. The rationale behind the section is to ensure that offenders do not delay the process of recovery of money by filing civil claims for their property that is being confiscated. क्योंकि एक बार अगर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड नहीं हुई, उसकी जब्ती नहीं हुई, तो उनके ऑक्शन नहीं होंगे, ऑक्शन नहीं होंगे तो लिक्विडेशन नहीं होगा, लिक्विडेशन नहीं होगा तो कैपिटल जो क्रंच है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनको दिखाई देगा। तो पूरी साइकिल स्मूथली चले, इसलिए उनको ऐसे दीवानी दावे या नागरिक दावे जो है पंजीकृत करने से बाधित किया जाएगा। फिर उसके पश्चात देखें, This ensure that there is a swift and speedy justice for those wronged by the economic offenses and the quick recovery of money through the confiscation property, जिसका जिक्र मैंने किया, quick recovery. This section must be read in with conjunction to section 18 of the Act, which bars the jurisdiction of other civil courts in such matters. Schedule 1 of the Act gives list and description of offenses that are covered under the ambit of this Act. तो सेक्शन यहाँ शेड्यूल 1 भी दिया गया है, जिसके तहत एक पूरी सूची है। अब हमें इसके जो है आलोचना इसकी और इसके महत्व के बारे में देखना है। सबसे प्रथम शुरुआत आलोचना से करेंगे। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड दैट सम क्लॉजेस आर अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यहाँ एक विचारधारा ये कहती है कि ये कानून जो है वो अपने आप में मानवाधिकारों का हनन है, साथ ही में जो प्राकृतिक न्याय है, उनके जो तत्व है उनका भी हनन है, साथ ही में भारत के संविधान का भी यहाँ हनन हो रहा है। तो ये एक जो है एक विचारधारा है जो कि आलोचनात्मक है। दूसरी आलोचनात्मक जो है बात कहती है कि those who oppose the act feel that the law is based on the premises of guilty till proved innocent as against innocent until proved guilty. yes, तो यहाँ जो पूरा का पूरा जो नेचुरल जस्टिस का फिनोमिना है वही उलट हो रहा है। ऐसा कहा गया है कि जो इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये नेचुरल जस्टिस का एक फिनोमिना है, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है कि पहले संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, फिर अगर वे निर्दोष निकले, निर्दोष साबित हुए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, तो उनको जो है बेकसूर माना जाएगा। तो ये एक उलट प्रोसेस है जो कि अपने आप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये 2 इसकी मुख्य आलोचना है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास इसके 2 बिंदु में महत्व भी है जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे प्रथम दिया गया है कि given the rise of economic offenses being committed in the country, robust law that aim to tackle the same are extremely important. yes, तो भारत में ऐसे बढ़ते आर्थिक अपराधों को कम करने के लिए, उन्हें बाधित करने के लिए ऐसे ठोस कानून, मजबूत कानून की आवश्यकता है जो इस कानून के द्वारा भरपाई की जा रही है। दूसरा बिंदु देखें तो एक्ट aims to particularly tackle instance as being offender, as big offender, I'm sorry, like Vijay Mallya and Nirav Modi fled the country. yes, तो ऐसे बड़े बड़े आर्थिक अपराधी अगर एक बार छूट जाएंगे, भारत के बाहर चले जाएंगे, तो उनको फिर वापस लाना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये भारत से बाहर जा ही ना सके, ऐसा ये कानून है, ऐसा ये कानून का उद्देश्य है। तो ये एक इसका दूसरा महत्व है। यहाँ नोंद लिखी है जिसका तहत कहा गया है कि एज दिस लेजिस्लेशन इज रिलेटिवली न्यू, इट्स इफेक्टिवनेस एंड शॉर्टकमिंग्स आर येट टू बी सीन। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अन्य कानूनों से ये काफ़ी नया कानून है, कोई संशोधन भी इसमें आज दिन तक नहीं किया गया। तो कहा गया है कि इसकी ऑपरेटिबिलिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें यहाँ 64th लेक्चर में समझनी थी। साथ ही वेबनोट यूपीएससी के ऊपर आपको सामान्य अभ्यास से संबंधी माहितियाँ, संशोधन, जो है आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेस,
वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होगी। आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से भी आपको उपयोगी माहितियाँ, उपयोगी रिसोर्सेस मिल जाएंगे। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में अगले कानून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।